बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन तालीम के मैदान में चंद अहम चैलेंजेस का भी सामना है, जिनमें सरे फहरिस्त स्कूलों तक रसाई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चों को स्कूलों तक रसाई ही नहीं है। ये किसी भी मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चों की एक कसीर तादाद है। इस तादाद में कमी के बजाय रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता चला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक, जबकि खबर देंगे आपको सिंध से, जहां पर वफाकी हुकूमत की जानिब से मुद्दत के बाद पहली बार आइंदा बजट बुक में सिंध के लिए रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 5 बड़ी स्कीम्स शामिल की जा रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म के सामने सिंध को नज़रअंदाज करने के मुसलसल गिले शिकवे बिलाखिर काम आ गए हैं और आइंदा बजट में मजमूई तौर पर 92 अरब रुपए की स्कीम्स सिंध के हवाले से दी जा रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मंसूर मुगीरी साहब, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कोहिस्तान में 4 अजला पर मुश्तमिल इलाका जो है, जिनमें अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोईपाल्स और तोरगर के अजला शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई पसमानदा हैं। यहाँ शरह ख्वानगी सबसे कम है, लेकिन इसके साथ साथ ये वो इलाके हैं जहां सी पैक के मंसूबे शुरू हैं और बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मगर हैरान कुन अमर तो ये है कि इन अजला में लोअर कोहिस्तान वो ज़िला है जहाँ सिर्फ 2 थाने कायम हैं। दीगर 3 अजला में भी कुल मिलाकर 12 पुलिस स्टेशन हैं और जिनमें से ज़्यादातर थाने मौजूद नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश साहब। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो पाकिस्तान को तालीम के मैदान में चंद अहम चैलेंजेस का सामना है, इसमें कोई शक नहीं है, जिनमें सरे फहरिस्त स्कूलों तक रसाई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चों को स्कूलों तक रसाई ही नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मई 2024 में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, मगर अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया जा सका। तालीमी इमरजेंसी के ऐलान के 9 माह बाद भी कोई इजलास नहीं बुलाया जा सका। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मई 2024 में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, इस पर अब तक क्या अमली इकदाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है और एजुकेशन और हेल्थ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मीडिया हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सहाफ़त हो और दूसरे मामलात हो गए, उसमें बहुत कम तरजीह रखी जाती है। और 92 न्यूज़ का हमेशा ये रहा है कि एजुकेशन जैसे मामलात को टॉप स्टोरीज में रखा जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हाईलाइट किया जाता है। तो आज का टॉपिक उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल, और इन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें वज़रा आला को बुलाने का जो ऐलान किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। और उसके बाद ये मई पिछले साल की बात है। दिलचस्प बात ये है कि उस इजलास के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फौरी बात, यानी आप समझें कि उसी हॉल में तो जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे पिछले साल, जो अब कल ग्रेड 22 में प्रमोट हो गए हैं, मोहिउद्दीन वानी साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े क्लोज्ड जो है वो समझे जाते थे, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उन्होंने मीडिया को बताया, कुछ और इदारों को भी ये बताया कि जनाब हम को 3 साल के लिए इमरजेंसी लगाने का फैसला कर रहे हैं। अच्छा। उसके लिए हम वज़रा आला को एतमाद में लेंगे, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे। मई का वो महीना और उसके बाद ऐसा सन्नाटा कि हमारी एजुकेशन का इतना अहम पहलू, जहाँ पे आपने शुरू में कह दिया कि 2.5 करोड़ और कुछ जगहों पे 2 करोड़ 60-70 लाख के करीब बच्चे बचाए जाते हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और अगर उसके बाद जो असर की रिपोर्ट है, बच्चों की परफॉर्मेंस को देखा जाए, कितने साल के बच्चे जो है वो अलिफ बे पे ABC
या फिर आगे जो 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं, जो चौथी 5वीं साल के अगर बच्चे देखे जाएँ, तीसरी चौथी के, उनको कितना लिखना पढ़ना आता है, इनको जमा ज़रब तफरीक आती है कि नहीं आती, उनमें होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं उन रिपोर्ट्स में। और आप एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान करते हैं, 9 महीने से ज़ायद होने वाले हैं, अब तक आपने उस पर एक मीटिंग नहीं बुलाई। अब ये इतनी अफसोस और हैरानी की बात है कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कुछ लोगों से मिनिस्ट्री में रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम आपको बस आपसे एक ड्राफ्ट शेयर कर रहे हैं। आप अच्छा। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है बताया, बिल्कुल इमरजेंसी की जो इश्यूज़ आपने बताए हैं, उसके बाद मीटिंग हम देखते हैं, आपको ड्राफ्ट बताते हैं। और वो दिन ये कोई हफ्ता होने को है कि उसके बाद मुझे वो ड्राफ्ट नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे पता है कोई ड्राफ्ट तो है ही नहीं। आप ड्राफ्ट तब शेयर करेंगे जब मिनिस्ट्री में इस पे को फॉलो अप मीटिंग्स हुई हों। मई 2024 और अब ये मार्च जो है वो आगे चल पड़ा है और तकरीबन 9 महीने जो है वो 10वां महीना एक किस्म का आ जाएगा। और यहाँ ये सूरत हाल है कि आपने एजुकेशन इमरजेंसी पे आपने कहा था हम वज़ीर आला को बुलाएंगे, हम इस पे एजुकेशन जो फंडिंग है तो उसके लिए देखेंगे। पूरे जनूबी एशिया में ने इस हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या स्ट्रेटजी पेपर क्यों नहीं बनाया है? क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है अब इस हवाले से? 18वीं तरमीम के बाद बदकिस्मती से ये हुआ कि जो वफाकी वजारत तालीम थी, जिसके 5 मरतबा तो तकरीबन नाम तब्दील हुए, ये क्या वजारत तालीम होगी, पहले उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं हो सकता, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन रखा और फिर उन्होंने कहा ये तो सिर्फ फेडरल हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं। फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स रखा, फिर उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग्स क्या होता है, फिर आगे रखा एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो 5 मरतबा तो इसका नाम चेंज हुआ उसके बनने के बाद और उसके अब जाके कुछ अरसे से इसने को थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, लेकिन जो असल इसका काम था वो इसने नहीं किया है। एजुकेशन पॉलिसी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी और सिंध वगैरह ने एतराज़ किया और इनको थोड़े से मसले मसाइल हुए, कंसेंसस नहीं बन सका। इन्होंने क्या किया जनाब, उठा के इन्होंने एजुकेशन फ्रेमवर्क्स बना दिए और बात ख़त्म हो गई। इसी तरह इस्लामाबाद के स्कूलों में तज़य्युन और आयराइश तो होती रही, एलीट जो सेक्टर्स हैं F6 F7 वगैरह में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी मॉन्टेसरीज को आपने एलीट स्कूल्स के साथ मिलाकर है कलर्स और ये करके वो करके तो कर दिया, लेकिन आपका जो बड़ा जो बुनियादी आपका काम था उस पर तो आपने कुछ किया ही नहीं। और आपकी ये हालत हो गई कि 9 महीने हो गए हैं, एजुकेशन इमरजेंसी इतना सीरियस और इतना ऐसा संजीदा टॉपिक है कि इस पर मेरा ख्याल है कि अगर काबीना का इजलास हर 3 महीने बाद भी बुलाया जाए। तो इस हवाले से कहा गया था, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के साथ मीटिंग करने का ऐलान किया था, वो फिर अब तक क्यों नहीं हो सकी है? उस बात को भी तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा था मैं वज़ीर आला को बुलाऊंगा, सबको टेबल पे बिठाऊंगा, कंसेंसस होगा कि हमने एजुकेशन के लिए इतना इतना मुख्तस करने हैं, इतने पैसे लगाने हैं, किसी को जितने पैसे चाहिए हों PSDP की मद में, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो तरक्याती बजट होते हैं उसके लिए किसी को पैसे चाहिए, स्कूलों के लिए चाहिए, बच्चियों की तालीम के लिए चाहिए, मैं पैसे को देने को तैयार हूँ। और दूसरे मामलात पर तो सियासत होती रहेगी, लेकिन तालीम के मामले पर हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद ये हुआ कि वो दिन और आज का दिन हम देख रहे हैं कि किसी तौर पे भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके कई मेंबर्स बनाए गए और इस कमेटी में तमाम मेंबर्स को नोटिफाई तो कर दिया गया कि जनाब ये मेंबर होंगे, जिसमें लम्स के एक सीनियर जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ाते भी हैं, हाल ही में उन्होंने कॉलम भी लिखा था, हल्का से इस मौजू को टच किया था। उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर गिला किया, अखबार में भी लिखा, अंग्रेजी बड़े अखबार में उन्होंने लिखा कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। और उस कमेटी का जो एजुकेशन इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी कि स्ट्रेटजी पॉलिसी पेपर बनाएगी तमाम सूबों के लिए, मुल्क के लिए, उसका एक इजलास आज तक नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो तरजीहात हैं कि जिस पे हम बात करते हैं। मुझे वजारत तालीम में काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने एक साहब ने बताया था कि हम तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है और सेहत के मसाइल जो हैं वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम देखें तो दोनों का ही बेड़ा गर्क है। बिल्कुल, सेहत के मामलात भी इंतहाई अफसोसनाक हैं। आज मरीम नवाज ने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में दौरा किया। ये दौरा अगर वो तमाम अजला में शुरू कर दें पूरे पंजाब में तो मैं कहता हर अस्पताल की उससे बदतर सूरत हाल है। यही सूरत हाल एजुकेशन की है। चंद बड़े शहरों के चंद मखसूस इलाकों को निकाल कर अगर तालीम के जो है वो एक सर्वे किया जाए और बाकायदा तौर पर कमेटीज़ जाएँ और ग्रुप्स बने और वो जाके दौरे अगर करें तो ऐसी सूरत
हाल सामने आती है कि एक ज़माने में एक सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक कमीशन सा बनाया था और उन्होंने सिंध में तकरीबन कुछ 26 से 2800 के करीब जो है वो गोस्ट स्कूल जिसे कहा जाता है, एक किस्म के ऐसे जिन्नाती स्कूल के जहाँ पे जिन तो रह रहे हैं और कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, तो इस तरह के स्कूल्स का इंकशाफ हुआ और ये गाहे बगाए हमें न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी हद तक ये हमें इस तरह के मिलते हैं, जिस तरह गोश्त मुलाजमीन वगैरह होते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि जहाँ पे लड़कियों की तालीम का जो मामला है वहाँ पे जो जेंडर गैप है लड़कों और लड़कियों की तालीम का वो भी अच्छा खासा है। लड़कियों को तालीम के भेजने के हवाले से जो चैलेंजेस पाकिस्तान में आते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। साउथ एशिया में हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने फीसद बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, और अगर इनमें लड़कियों की तादाद की बात की जाए तो कितनी शरह है लड़कियों की? पाकिस्तान में जो स्कूल जाने वाले बच्चों की जो शरह है उनमें यानी जो स्कूल जाते हैं उनमें 40% बच्चे उस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल नहीं जाते। 40% बच्चे यानी 60% बच्चे स्कूल जाते हैं, 40% यानी तकरीबन निस्फ से कुछ कम जो बच्चे हैं पाकिस्तान में वो अपनी स्कूल के जाने की उम्र है और उसमें वो स्कूल नहीं जाते। इसी तरह बच्चियों की अगर बात की जाए कि क्या जेंडर गैप में अगर उसको देखा जाए तो 54% जो बच्चियाँ हैं या जो लड़कियाँ कह लें वो जो स्कूलों से है वो बाहर हैं। तो आधे से ज़्यादा 54% पाकिस्तान की आबादी का अगर देखा जाए तो 51 से 52% के करीब जो है वो ख़वातीन या बच्चियाँ और ये दूसरा जेंडर है वेमेन वगैरह गर्ल्स वगैरह उसमें आती हैं। वो 54% जो है 51% में 54% जो बच्चियाँ हैं स्कूल जाने की जिनकी उम्र है वो स्कूल नहीं जाती। और ये स्टोरी बयान करते हुए मेरा ख्याल है जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो वज़राए तालीम हैं चाहे वो सूबों के हैं चाहे वो वफाक में हैं, अगर वो ये ख़बर देख रहे हो सुन रहे हो तो ये इतनी इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले 40% से ज़्यादा बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो 54% के करीब बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे कम जो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका GDP का कम तरीन 1.6 या 1.7% जो बजट का हिस्सा है वो तालीम के लिए मुख्तस करता है। 1.67 भारत इसके सबसे कम बजट जो है वो तालीम के लिए रखा जाता है। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल तालीम के बजट में गैर मामूली इजाफा भी किया गया था जिससे हमें ये लगा था कि शायद मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में तालीम भी शामिल है। लेकिन हम अगर शोबा तालीम की कारकर्दगी को देखें तो क्या लगता है क्या वाकई तालीम को लेके हुकूमत संजीदा है? फरजाना इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो हम सहाफ़ी और मीडिया के लोग और एंकर्स इन बातों को समझ नहीं पाते। और वो बुनियादी बात ये है कि ऐलानात तो हो जाते हैं जिस तरह सूबों में होता है 354 अरब रुपए का ऐलान हो गया जनाब स्कूलों के लिए हायर एजुकेशन के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान हुआ 500 अरब रुपए, कई जगह पे ऐलान हुआ 400 अरब रुपए। अब ये ऐलानात तो हो जाते हैं, जब बजट होता है तो उसमें ऐलान कर दिया जाता है कि जनाब इस प्रोजेक्ट के लिए इतने अरब रुपए लगेंगे। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का खास यानी हम अगर तरक्याती बजट की बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हो पाए, उनका PC1 ही तैयार नहीं हो पाया, और तो उस प्रोजेक्ट के ऐलान तो हो गए कि हमने मिसाल के तौर पर पंजाब में अगर जाती है तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह यही है कि हमारे जो स्पेशली जो IMF के मामलात आए, फिर हमने डेवलपमेंट बजट को तकरीबन जो 1800 और 2000 अरब तक पहुंच चुका था वो 1100 तक तकरीबन सुकड़ चुका है। और शुनीद है कि IMF का वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है तो ये शायद 1100 से भी कम होकर कोई 1000 अरब के करीब पहुँच जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन का जो मामला है वो एक पूरी लंबी कहानी है, लेकिन जब रियासत टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर रही, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो खर्चे कहां से पूरे होंगे? लिहाजा क्या होगा, तरक्याती जो बजट है उस पर कट लगता है। अब जितने भी तरक्याती बजट हैं उनमें जो कट लगता है तो सबसे पहले तरजीह रखी जाती है इतना अच्छा एजुकेशन, इतने स्कूल बनने, चलें स्कूल छोड़ दें। अच्छा इतनी लैब्स बनेंगी, इतनी कंप्यूटर साइंस की लैब्स बनेंगी, इतनी साइंस की लैब्स बनेंगी, इनको तो हटा दें। तो ये वो कट लगता है जो सबसे पहले एजुकेशन पे लगता है, चाहे वो वफाक की सतह पे है, चाहे वो सूबों की सतह पे है, चाहे वो हायर एजुकेशन की सतह पे है। क्या रुख इख्तियार करेगा? दुनिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे हम बेसिक स्कूल जो है वहीं पे बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं।
बिल्कुल ऐसी है फरजाना, और दुनिया एआई में जा चुकी है और 4 और 5 और 6 साल के बच्चों को एआई समझाया जा रहा है और मुख्तलिफ कार्टून और दूसरे जो मज़ाहिया किस्म के मीम्स वगैरह होते हैं उन तरीक़ों से कॉमिक बुक्स तैयार हो रही हैं एआई से, और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि एआई कैसा होता है, एआई से आप कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए। और हम यहाँ पे मौजूद हैं कि पुराने ज़माने की टेक्स्ट बुक्स हैं, ना हमारा कोई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से कोई हमारे पास रुख मौजूद है, हमने फ्रेमवर्क बना के जान छुड़ा ली। एजुकेशन इमरजेंसी तो हमने अनाउंस कर दी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बजट तो हम अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद उसमें अमल दरामद के हवाले से ये उसकी संजीदगी हुकूमत की कि अब तक एक इजलास 9 माह में नहीं उन्होंने बुलाया। और इसके साथ साथ इसी तरह सूबों की सतह पर भी कोई संजीदगी जो है वो एजुकेशन के हवाले से नहीं है, और सारा जो फोकस है चाहे वो, तो फिर नॉर्मल हालात को किस तरह से फेस किया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि अगर इमरजेंसी को अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो ये आपकी संजीदगी का आलम है। तो आप तालीम को, आपकी उसकी गवर्नेंस को, उसके स्कूल के जो टीचर के एब्सेंटीज़म है, यानी जो गैर हाजिर रहते हैं टीचर, उनको कैसे किया जाए, क्वालिटी को बेहतर कैसे की जाए। हज़ारों स्कूल खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब में, सिंध में तो बहुत ज़्यादा हैं ऐसे स्कूल हैं जो चारदीवारी के बगैर हैं, कई ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं हैं। तो बच्चों को जो है वो ये तमाम मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जब हम बात करें या स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, उनकी बुनियादी वजह ये होती है, बच्चे कहते हैं दूर दराज और देहात के इलाकों में जो स्कूल मौजूद भी हैं लेकिन उनके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर तो हम इसी मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो हम घोस्ट मुलाजमीन का सुनते थे, घोस्ट उसातिज़ा का सुनते थे, यहाँ पे तो घोस्ट स्कूल्स भी हैं। तो हम तो यही मसला नहीं हल कर पा रहे हैं अभी तक। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो संजीदगी का जो हमारा आलम है वो ये है कि हमने कभी एजुकेशन को उस तरह संजीदा नहीं लिया। जिस हुकूमत ने आकर अपने मैनिफेस्टो में या मंशूर में तो डाल दिया, लेकिन जब आके प्रैक्टिकल उन्होंने शुरू कर दिया तो उस दिन से हमारी तकदीर बदल जाएगी। और इसकी मिसाल हमारे सामने है, कुछ किसी हद तक पंजाब में हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया कि असातिज़ा जो थे वो 2-2, 3-3 नौकरियाँ करते थे। और जो ये स्कूल वाली नौकरी होती थी, प्राइमरी स्कूल वाली खास तौर पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा असातिज़ा गैर हाजिर रहते थे। उन्होंने क्या किया कि जनाब वो किसी और बच्चे को रख लेते थे MA पास और फेल को, और वो उनकी जगह जो है प्राइमरी स्कूल पे पढ़ा होता, वो खुद कहीं नौकरी कर रहे होते थे और 10-15 हज़ार रुपये उसको देते थे। इसका हाल उन्होंने ज़ाहिर किया। तालीमी निज़ाम है ना, वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10 साल की 75% बच्चे जो है ना वो मतन पढ़ने और समझने की सलाहियत से महरूम हैं। इसलिए हमें तालीम के हवाले से खासी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस मामले पर गौर ज़रूर करें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं अब कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुद्दत के बाद पहली बार आइंदा बजट बुक में सिंध के लिए रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 5 बड़ी स्कीम्स शामिल की जा रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म के साथ सिंध को नज़रअंदाज करने के मुसलसल गिले शिकवे बिल आखिर काम आ गए हैं और आइंदा बजट में मजमूई तौर पर 92 अरब रुपए की स्कीम्स सिंध के हवाले से दी जा रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से तैयार होने वाले फेडरल PSDPO प्रोजेक्ट के लिए सिंध की जानिब से सूबे में 4 बड़े रोड्स की तामीर के मंसूबों के अलावा सेहत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, पुलिस और पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स शामिल की जा रही हैं, जिस पर मजमूई तौर पर 92 अरब रुपए खर्च होंगे। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मोगिरी साहब ने। मोगिरी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, 92 अरब रुपए आइंदा माली साल फेडरल PSDP प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, इसकी खास बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर जाना देखे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और जो दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने अपने जो अलाइज हैं फेडरल गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून के साथ कई बार गिले शिकवे किए कि फेडरल PSDP जब प्रोग्राम तैयार होता है आपका बजट में तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है। ख़ास तौर पर इमरान खान का जो टेन्योर था उसमें 1000 या उससे ज़्यादा
रकम रखते थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन सिंध को 5, 8, 10 अरब रुपए तक मदद करते थे। ठीक। तो उस हुकूमत में बहुत ज़्यादा सिंध नज़रअंदाज रहा। हालांकि 70% के करीब सिंध गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू दे रही है यहाँ पर, पूरा सूबा जो है फेडरल गवर्नमेंट को। उसके बदले में सिंध को कितने % मिल रहे हैं? ना होने के बराबर, 5-10 अरब तो कुछ भी नहीं है। तो इस मौजूदा हुकूमत ने जो पीपल्स पार्टी के साथ अलाइनमेंट में है, उन्होंने इनकी बात को अहमियत देते हुए इनको कहा कि आप हमें स्कीम्स दें, हम फेडरल बजट जो अभी बना रहे हैं उसमें हम डाल देंगे। अच्छा। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से उनको जो 12 स्कीमें दी गई हैं, फ़िलहाल 12 स्कीमों में कोई 92 अरब रुपए खर्च होंगे। 12 स्कीमों में 5 बड़े और नए रोड हैं, बेहतरीन रोड हैं, वो भी शामिल हैं, जिसका सिंध पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सांगड़ से रोड़ी तहसील है, रोड़ी तहसील सखर डिस्ट्रिक्ट में सालेपट का इलाका है, वो पूरा वहाँ से शुरू होकर सांगड़ तक डेजर्ट ही डेजर्ट है, बयाबान ही बयाबान है, रेगिस्तान है। तो वहाँ पर इस नए रोड के 221 किलोमीटर का रोड है, 221 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। इसके बन जाने से ये होगा कि डेजर्ट में एक नई दुनिया आबाद होगी। अच्छा। डेजर्ट में इस रोड बनने से एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा, लोगों की सहूलत तो होगी, साथ में अल्टरनेट रोड भी आपको मिल जाएगा NHA के जो दीगर रूट्स हैं उनके बनिस्बत। एक ये रोड है, दूसरा नवाब शाह से खैरपुर जाते हुए मेहरान हाईवे है, वो वन वे नहीं है, तो अक्सर और बेशतर वहाँ हादसात होते हैं। तो सदर जरदारी साहब का डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, तो उनकी स्कीम भी इनमें शामिल की गई है। मेहरान हाईवे को डबल कर रहे हैं, मतलब डबल वे कर रहे हैं। तो ये भी कोई 35 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 35-36 अरब का ये प्रोजेक्ट है जो नवाब शाह से खैरपुर तक ये जा रहे हैं। उसके अलावा टंडोलियार में टंडो आदम का एक रोड का है, वहाँ पर अच्छा खासा वो भी डाल रहे हैं। कराची में इब्राहिम हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपने हमें बताया कि विफाक की जानिब से ये स्कीम्स लाई जा रही हैं, तो रोड सेक्टर में वो स्कीम्स शामिल हैं जिससे सिंध को बहुत फ़ायदा होगा, तो क्या इन रोड्स को सिंध हुकूमत खुद तामीर नहीं कर सकती थी? देखिए, इंतहाई अहम सवाल है आपका। सिंध हुकूमत तामीर कर सकती है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इन 4-5 इकाइयों का नाम है ना, किसी एक सूबे या किसी 2 सूबों का नाम नहीं है। ठीक है। हमेशा ऐसे होता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है दीगर सूबों में माजी में बहुत ज़्यादा लगता रहा है, तो सिंध भी उसी पाकिस्तान का ऐसा है, उसी बजट का ऐसा है। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसीलिए इनको कहा कि हम भी बनाएंगे, लेकिन आप पर भी फ़र्ज होता है कि आप भी सिंध की तरक्की में अपना फेडरल से आप जो हिस्सा डालें। तो इस लिहाज से उन्होंने ये इस बार रोड नेटवर्क में अच्छा खासा हिस्सा डाल दिया है, जिसके अच्छे नताज होंगे। जी। अच्छा मुगीर साहब, आपने जिक्र किया कि सांगड़ के सहरा से सखर के रोहड़ी के इलाके सालेपट तक सहरा का ये रोड बन रहा है, तो सहरा में रोड बनाने से किसको फ़ायदा होगा? मतलब सहरा में रोड, मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी। देखिए, ये बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि सहरा में रोड बनाने का क्या फ़ायदा है। देखिए, सालेपट से सांगड़ तक, जिसमें उसके फिर आप लास्ट में आएंगे तो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, उमरकोट के साथ फिर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट भी लगता है। सहरा में रोड बन जाने से यह है कि सहरा में भी एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। अब इस सहरा में ज़मीनों को आबाद करने का नया सिलसिला भी जुड़ गया है। सहरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, जो नायाब किस्म के जानवर भी हैं और दीगर चीज़ें हैं, और ज़मीनों को भी आबाद किया जा सकता है। इस नेटवर्क के बन जाने से वहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे शहर भी हैं, गांव भी हैं। ये रोड बेसिकली किसके लिए बनाया जाता है? आवाम की सहूलत के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सहरा में भी आवाम वहाँ पर रहती है, उनको भी सहूलत मिलनी चाहिए। वहाँ पर जिसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम 3-4 अजला को ये काउंट करते हैं तो ये लाखों की तादाद में लोग हैं। अच्छा। छोटे शहरों या छोटे देहात में लाखों की तादाद में लोगों को ये फ़ायदा होगा। कोई 200-400 के ज़मींदारों को या काश्तकारों को नहीं होगा, या शिकारियों को नहीं होगा कि जो हरन की शिकार के लिए जाएंगे सहरा में। यहाँ पर हरन का शिकार भी मशहूर है सहरा में। तो मतलब हम रोड्स बना रहे हैं हिरन के शिकार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कुदरती नायाब जानवर भी पाए जाते हैं, जिसमें हरन भी है।
तो इसका फायदा सिर्फ शिकारियों को नहीं होगा, यहाँ ही जानवरों को होगा, चले वहाँ मुनीर बसने साहब, वाले हमारी जो तो लोग दुआ हैं है उनको कि फायदा है, हमारा टूरिस्ट को तो होगा। हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने जो हाईलाइट करते हैं उससे आवाम का किसी ना किसी तरह से फ़ायदा हो जाए। चलेंगे, फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये भी बताएं हमें कि क्या सिंध हुकूमत ने वफाकी बजट के ज़रिए वो प्रोजेक्ट शामिल कराए हैं जिससे रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा हो जाएं? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस अकेले को देखें, इसको अगर देखें तो इससे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये काफ़ी एरिया निगलेक्टेड एरिया है, इतना नज़रअंदाज किया हुआ था। ये सांगड़ से जो साले पटवाला, यहाँ पर रोज़गार के मौके होंगे, क्योंकि रोड बनेगा तो पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, टायर वाला भी आएगा तो दुकानें भी बनेंगी, तो चीज़ें भी फ़रोख्त होंगी, नए बनेंगी। जो असल जो बहुत सारे और चीज़ें हैं, जहाँ फ़र्ज़ करें कि सनती जो जोन है सिंध गवर्नमेंट ने जो अपने बनाए थे वो आबाद नहीं हो सके, अगर फेडरल गवर्नमेंट की मदद से उनको लार्जर स्केल पे लेके आते, सनती जोन है मुख्तलिफ अजला में, अगर वहाँ पर ये फेडरल गवर्नमेंट की स्कीमें ले आते, उसको थोड़ा बूस्टअप मिल जाता है इन स्कीमों को, इस वजह से रोज़गार के ज़वाक़े ज़्यादा होते। अच्छा मंसूर साहब, बड़ा ही एक अहम सवाल जो मेरे माइंड में इस वक्त चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तरफ विफाक और एक तरफ जो है वो सूबे हैं, तो ये तो बताएं ज़रा कि इन मंसूबों पर खर्च विफाकी हुकूमत करेगी, उस पर काम कौन कराएगा, विफाकी इदारे या फिर सूबाई इदारे? देखें, वैसे होता यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो खुद ही कराते हैं, लेकिन इस बार वफाकी हुकूमत सिंध पे मेहरबान है। सिंध का महकमा वर्क सर्विसेज है, उनकी जो है अफसरान की अब 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि जहां पर भी इंजीनियरिंग है वहां पर कमीशन होता ही होता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जो है वो सिंध को अब लाडला बच्चा बनाने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बार जो है ये उन्होंने इतनी मेहरबानी की है कि 100 अरब के करीब जो है ये इसमें पैसे डाल के नई स्कीमें डाल रहे हैं, और जो वफाकी बजट में होगा। इसके अलावा भी वफाकी हुकूमत के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं। जी अच्छा मंसूर, सोशल मीडिया के जरिए ये भी पता चला है कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के हब शहर से दादू ज़िला में वाक़या गोरख हिल स्टेशन, जो मरी जैसा ठंडा इलाका है, वहाँ के लिए रोड्स की कोई स्कीम ली गई है या फिर नहीं? देखिए, मैं इस कागजात में देख रहा हूँ तो 12 स्कीमें हैं, मुझे इसमें ये स्कीम नज़र नहीं आई है अभी तक। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ फोरम पे बताया जा रहा है और सुना गया है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि हब से हम एक मोटरवे या हाईवे एक निकालेंगे जो सीधा थाना बुला खान से होते हुए ये जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ को काटते हुए ये जाके हैदराबाद से बाहर से जामशोर से होता हुआ 7 के करीब से गुजर जाएगा, 7 और दादू के बाहर से होते हुए जाके ये वहाँ पर जाके एंड होगा इसका गोरख हिल स्टेशन। गोरख हिल स्टेशन सिंध में वो मकाम है जैसे पंजाब में मरी है, इस तरह बहुत बिल्कुल ऐसे ही ठंडी जगह है, लेकिन इस स्कीम में हम नहीं देख रहे। अगर वो इस स्कीम में शामिल नहीं है या उस स्कीम को अलग से नहीं ले रहे हैं तो ये फिर ज्यादती होगी, क्योंकि यहाँ अशद ज़रूरत है रोड नेटवर्क की। अच्छा मुगीरी साहब, अगर ओवरऑल हम देखें तो वफाकी हुकूमत का 1000 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट होता है, रखा जाता है, तो इसमें 92 अरब रुपए सिंध के लिए मुख्तस करना, ये रकम कम नहीं है? देखिए बिल्कुल कम है, लेकिन क्योंकि सिंध वालों को इतने पैसे मिलते ही नहीं हैं, 5-10 अरब रुपए जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर मिलता रहा है, तो इस बार 100 अरब के करीब ये पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ी खुशी हो रही है। लेकिन है ये भी बात है कि कम अज़ कम भी अगर 1000 अरब में सिंध को कम अज़ कम भी 200-250 अरब मिलने चाहिए, 200-250 अरब की हर साल स्कीमें होनी चाहिए। इसी तरह जो बड़ा सूबा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, बाकी जितने भी सूबे हैं उनका रेशो निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है, जब नून लीग की हुकूमत होती है तो पंजाब में खर्च करते हैं, PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे KPK में लगाए, तो अब सिंध वाले कहाँ जाएं? सिंध वाले यही कहते हैं कि भाई हम तो कमाऊ पुत्र हैं, हम तो आपको कमा के देते हैं। आप जो कलेक्शन है ABR की उसमें हाईएस्ट सिंध है, कोई 68% सिंध प्रोड्यूस करता है पूरे रेवेन्यू में, तो हमारा हिस्सा इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो भला बड़े सूबे के बाद उसके थोड़े बराबर तो होना चाहिए ना, लेकिन नज़रअंदाज किया जाता रहा है।
हो इस सकता है बार मुगीरी थोड़ा साहब वो बहुत सिंध की इन्होंने खुशी गिले देखना शिकवे जो चाहते थे। हों कि अभी इसको 100 अरब से थोड़ा सा कम हम देंगे तो देखते हैं इनके क्या हालात होते हैं, कहीं खुशी से मर ही ना जाए। हाँ, ये भी है कि वो समझ रहे थे कि खुशी के मारे अगर ज़्यादा दे दें तो ये खुशी में गिर के मर जाएंगे, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रकम बढ़ा के हमें हजम कराना चाहते हैं। अच्छा खैर चलें, ठीक है। मुगीरी साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो वफाकी हुकूमत सिंध में लगाए जिससे रोज़गार समेत आवाम को भी फ़ायदा हो? देखिए, जैसे पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के मौके निकल आए, इसी तरह सिंध में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इंडस्ट्रियल जोन कायम तो किए गए हैं, लेकिन वो सारे मेजॉरिटी कागज़ों में है, अगर कागज़ों में नहीं तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में देखेंगे, लाड़काना में भी इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन अभी तक एक सनत नहीं लग सकी है। कायम अली शाह साहब जब सीएम थे उन्होंने खैरपुर में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया था, एक भी सनत नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि सिंध गवर्नमेंट को उनसे डिमांड करना चाहिए था कि वफाकी हुकूमत इसमें हमें ज़्यादा सपोर्ट करे। यहाँ जो हमारे सनती जोन है, एक तो मिट्टी में भी कायम किया गया था, जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ सनती जोन पे अगर ये जोर देते, यहाँ अभी भी टाइम गया नहीं है, इनको चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। लेकिन मुगीरी साहब, हम आज तक यही देखते आए हैं कि जोर दिया नहीं जाता है, स्कीमें अनाउंस कर दी जाती हैं, उस पर कोई मेहनत नहीं की जाती है। अब खौफ तो हमें ये आ रहा है कि जिस तरह से ये 92 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या वाकई तरक्याती कामों में लगेंगे ये? देखिए, ये जो फेडरल गवर्नमेंट के पैसे हैं उनमें चेक एंड बैलेंस भी है, इसमें कोई शक नहीं कि अफसरान उसमें अपनी कमीशन खाते रहते हैं। तो जब से ये मुल्क बना ये कमीशन अफसरान का समझो कि राइट है, कुछ भी हो जाए कमीशन से बाज नहीं आएंगे, कमीशन तो खाएंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की स्कीमों में ये नहीं हो सकता कि आप सारा पेपर स्कीमें दे दें, ये मुमकिन नहीं है। चेक एंड बैलेंस होगा, पहले भी हुआ है, तो हम तो करते हैं कि इन स्कीमों ये स्कीमें लगेंगी, इनका फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है यानी कि इस रकम के ऊपर विफाक जो है वो औकाब की सी नज़र रखेगा। यकीनन औकाब की नज़र होनी भी चाहिए, और उन्होंने हमेशा नज़र रखी भी है। और कभी कभी इन्होंने कोई चीज़ ऐसी इन्होंने की हैं यहाँ से, तो हल्की फुल्की चीज़ें नज़रअंदाज भी करते हैं कि चलो ठीक है, हम आंखें बंद कर लेते, इस मामले पे आप शोर मत करना। तो अदरवाइज़ हो सकता है ये नाम भी बोले, लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी जगह पे वो खामोश रहते इस वजह से कि चलो यार ये शोर कर रहे हैं, इनको यहाँ से खाने दो ताकि ये शोर मत करें। अच्छा मुगीरी साहब, ये जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमें बताए हैं और जिनका ये कहा जा रहा है कि ये पैसे उनमें लगाए जाएंगे, कितने मंसूबों का, कितने प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है? देखिए, अभी तो ये फेडरल जो डेवलपमेंट का जो बजट है वो प्रोपोजल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट ने दे, उन्होंने कहा आप दे दे, इन्होंने तैयार करके उनको दे दिए। अब इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सिंध गवर्नमेंट पूरी करेगी, उसके बाद फाइनल जो इजलास होगा FDSP का, जिसमें PWP के जो होंगे सारे बैठेंगे, बड़े बैठकर फिर इसको फाइनल करेंगे। जिन स्कीमों के कागज़ तैयार होंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, वो मंजूर हो जाएंगी। अगर कोई रह जाती है तो फिर रह जाती है, अभी उसमें हो सकता है महीना 1.5 महीना लग जाए। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपने महकमों को कहा हुआ है कि आप मुकम्मल तैयारी करें, तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वक्त से पहले वहाँ तक पहुँचा दे प्लानिंग डिवीज़न को, ताकि ये उनको बहाना ना मिले कि आप लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, इसलिए ये स्कीम ड्रॉप हो गई। यानी कि अब सिंध हुकूमत भी इस हवाले से खासी पुरअज़्म दिखाई दे रही है। हाँ जी, सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ी स्पीड ली है, इनके महकमे अभी तेज़ी से मीटिंग्स, धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। उसमें किसी महकमे की जानिब से अगर कोई कोताही बरती जा रही है तो उन अफसरान को सख्ती से कहा जा रहा है कि ये फार्मेलिटी, ये इस स्कीम में जो फार्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी हैं, वो पूरी करें, ताकि जो हमारी मीटिंग होगी इस्लामाबाद में। चलें जी, बहुत अच्छी बात है मुगीरी साहब, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो तारीफ करवाए जा रहे हैं। विफाक अब मदद करने को आ गई है, अब सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। कोहिस्तान जो है वो 4 अजला पर मुश्तमिल इलाका है, जिनमें अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोईपाल्स और तोरगर के अजला शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई पसमानदा हैं। यहाँ शरह ख्वानगी सबसे कम है।
लेकिन इसके साथ साथ ये वो इलाके हैं जहां सी पैक के मंसूबे शुरू हैं और बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मगर हैरान कुन अमर तो ये है कि इन अजला में लोअर कोहिस्तान वो ज़िला है जहां सिर्फ 2 थाने कायम हैं। दीगर 3 अजला में भी कुल मिलाकर 12 पुलिस स्टेशन से ज़ायद थाने मौजूद नहीं हैं। यहाँ हुकूमत को थानों की तामीर का ख्याल साल 2022 में आया और एक प्रपोजल महकमा दाखिला को भेज दिया गया, मगर 3 साल बाद भी अमली तौर पर इन मंसूबों पर कोई काम नहीं हो सका है। सूबा भर में जो है वो जहां अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, वहां ऐसे इलाकों में पुलिस के थाने हैं जो कि मौजूद ना हो तो अमनो अमान बरकरार रखना एक मौजज़ा ही हो सकता है। ये सारी तफसीलात आज की स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मुमताज़, हमें ये बताइएगा कि कौन से वो 4 अजला हैं जहाँ पे पुलिस नफरी की कमी है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जिस तरह आपने जिक्र किया, कोहिस्तान इससे पहले एक ज़िला हुआ करता था। कुछ अर्सा पहले इसे 4 अजला में तकसीम किया गया, जिसमें लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और कुलाई, पालस और तुरगर के अजला शामिल हैं। ये वो अजला हैं कि जो पसमानदगी के लिहाज से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पीछे हैं। यूँ अगर हम ये कहें कि जो मर्ज अजला हैं, जो फाटा के जो अभी अभी मर्ज हुए हैं सेटल एरिया के साथ, वो पसमानदा अजला तो हैं, लेकिन कोहिस्तान के जो 4 अजला हैं ये सबसे पसमानदा अजला हैं। वो ये हज़ारा डिवीज़न में शामिल हैं, लेकिन इसकी पसमानदगी का ये हाल है कि वहाँ पे अक्सर तहसीलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक मौजूद नहीं। मतलब कॉलेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल तक मौजूद नहीं लड़कियों के लिए। तो इसकी पसमानदगी का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है। दूर दूर तक बड़े बड़े अस्पताल मौजूद नहीं हैं, BHUs की तादाद वहाँ पे इंतहाई कम है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल का सामना है, वो कोहिस्तान जैसे इलाके में जहाँ से सी पैक कॉरिडोर गुजरता है और यहाँ पे गैर मुल्की इंजीनियर्स और गैर मुल्की वर्कर्स भी काम करते हैं। यहाँ पे जो अजला हैं, इन 4 अजला में पुलिस की नफरी इंतहाई कम है। बल्कि अगर हम ये कहें कि लोअर कोहिस्तान में पूरे ज़िले में सिर्फ 2 थाने कायम हैं तो ये बड़ा अजीब सा भी लगता है। और ये कैसे वहाँ पे इस पूरे ज़िले की ज़रूरत को पूरा करते हैं, ये बात तो समझ से बालातर है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये कभी, जिस तरह आपने कहा कि ये कभी अभी महसूस नहीं की गई, ये कभी पहले से है। जब ये एक ज़िला बीता, चूँकि ये काफ़ी मतलब तवील इलाका है, तवील फासला है एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक, और फिर ये जो पहाड़ों में इनके इलाके हैं, तो यहाँ पे पुलिस का ना होना और थानों की गैर मौजूदगी इंतहाई तशवीशनाक बात है। 2022 में जब हुकूमत को ख्याल आया कि यहाँ पे पुलिस की कमी है और थानों की तामीर होनी चाहिए, तो उस वक्त भी वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन हैं और जहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे ज़रूरत के मुताबिक तजवीज़ मांगी गई और उनसे ये कहा गया कि जितने थानों और जितने पुलिस पोस्टों की ज़रूरत है उनकी तफसील उनको दी जाए। बाद में जब ये 4 अजला बन गए तो 4 अजला से इसकी तफसील मांगी गई। ये तफसील तो मांगी गई और पुलिस के हेडक्वार्टर में ये पहुंचा भी दी गई और पुलिस के हेडक्वार्टर से ये तफसील महकमा दाखिला को भी भेज दी गई। लेकिन 2022 से अब तक ये तफसील सिर्फ कागज़ों तक महदूद रही और आज तक उस पर ना तो कोई अमल दरामद हो सका है, ना कोई बजट में से शामिल किया जा सकता है। ये 4 अजला का आपने जिक्र किया है जहां पर थाने ना होने के बराबर हैं और नफरी की भी कमी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कमी इस वक्त कहां पर है? अगर हम जिक्र करें तो लोअर कोहिस्तान वो ज़िला है कि जहां 2 थाने मौजूद हैं। पूरे ज़िले में सिर्फ 4 सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा। और 6 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। पूरे ज़िले में सिर्फ 10 हेड कांस्टेबल्स और 34 कांस्टेबल शामिल हैं, यानी पूरे ज़िले को इतनी नफरी कंट्रोल करते हैं। इस तरह कुलाई पालस का जो ज़िला है वहाँ पे 4 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं और वहाँ पे भी पुलिस की नफरी ऐसी ही है। अपर कोहिस्तान में 7 पुलिस स्टेशन कायम हैं
और ये जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये वो इलाके हैं कि जहाँ से जो सी पैक का कॉरिडोर है यहीं से होकर गुजरता है, और यहीं से जितनी भी गैर मुल्की हैं वो गुजर के जाते हैं और उन इलाकों में काम करते हैं। लेकिन इससे बदकिस्मती कहिए कि इन इलाकों में अभी तक पुलिस के थानों की तामीर पे, उन पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेटर तो जाते हैं, वहाँ पे इसकी कमी भी महसूस की जाती है, वहाँ पे तखमीना भी लगाया जाता है कि इस पे इतने अखराजात आते हैं। हालांकि मुमताज देखा जाए तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर अमनो अमान की हमें अशद ज़रूरत है और इसके लिए पुलिस की नफरी भी दरकार है। लेकिन हैरत की बात है, गैर मुल्कियों की हिफाजत फिर किस तरह से की जाएगी इतनी कम नफरी के साथ? जी बिल्कुल, यही तो सूरत हाल है कि माजी में इस किस्म के वाक़यात भी वहाँ पे पेश आए हैं, और वहाँ पे चूँकि पुलिस की नफरी कम होती है तो बाद में अगर ये दूसरे आसपास के जो इलाके हैं हज़ारा के, तो वहाँ से जब ये पुलिस को डिस्पैच करती है तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। और ये तमाम वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से सफ़र करना भी मुश्किल है। अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो यहाँ पुलिस क्या रेस्क्यू की टीमें भी उनका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन इलाकों में वहाँ पे स्टेशन होनी चाहिए पुलिस, और बड़ी नफरी होनी चाहिए, ताकि कम से कम वहाँ के लोकल लोगों के अलावा वहाँ पे जो गैर मुल्की हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और वहाँ जो सड़कें हैं और इतने खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे सयाह नहीं जाते, ताकि वहाँ पे सियाहत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। लेकिन बशर्ते कि वहाँ अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। कि वहाँ पे अमन व अमान किसी हद तक तो है ज़रूर, लेकिन जब अमन व अमान ख़राब हो जाता है तो उस वक्त इंतज़ाम करने मुश्किल हो जाते हैं। यही बात थी कि जब फाटक का इंतज़ाम हो रहा था तो उस वक्त अमन व अमान का नहीं सोचा गया, और अब इसका खामियाजा इतने सालों बाद हमें अब भुगतना पड़ रहा है। जनूबी अजला में देखें, जो ज़म अजला है वहाँ पे देखें, वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि वहाँ जो हमारी पुलिस फोर्स है वो या तो तादाद उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल का मुकाबला कर सके, और या फिर वो लेवीज़ और जो खासादार फोर्स है उनको पुलिस में शामिल किया गया है जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। हाल ही में वहाँ पे जो मौजूद पुलिस है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात की गई, लेकिन अमली तौर पर इस सिलसिले में भी कोई काम नहीं हो सका। अब जब सूरत हाल ये हो कि जब इतने बड़े बड़े अजला हों और वहाँ की अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके बावजूद वहाँ पे पुलिस की बिल्कुल चाहिए तो ये कि पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए। मुमताज़ के लिए अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बताएं कि उसकी तामीर पर चारों इज़ला में अखराजात का जो तखमीना है वो क्या होगा? हाँ जी फरजाना, ये असल मसला जो लग रहा है वो तो यही है, क्योंकि अपर कोहिस्तान की अगर हम मिसाल ले लें तो वहाँ पे पुलिस ने ये जो प्रपोज़ल दी थी उसके मुताबिक वहाँ पे अगर 2 भी मज़ीद पुलिस स्टेशन बनाएं और 7 पुलिस पोस्ट बनाएं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लिए ऑफिस बनाएं, और वहाँ जो ऑफिसर्स हैं DPO और SP इन्वेस्टिगेशन और SDPO और दीगर जो अफसरान हैं उनके लिए रिहाइशगाहें बनाएं, तो उस पर जो इब्तदाई तौर पे 2023 और 24 के माली साल में जो तखमीना लगाया गया था वो 1 अरब 20 लाख रुपए था, सिर्फ एक अपर कोहिस्तान के ज़िले के लिए। इसी तरह लोअर कोहिस्तान का जो ज़िला है वहाँ पे अगर 3 मज़ीद पुलिस स्टेशन बनाएं और 3 पुलिस पोस्टें बनाएं, इसके अलावा DPO अफसरान के लिए रिहाइशगाहें बनाएं, तो उसके लिए 2 अरब 70 लाख रुपए दरकार होंगे। इसी तरह कुलाई पालस जहाँ पे 2 थानों की ज़रूरत महसूस की जा रही है और 6 पुलिस पोस्ट बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, या पुलिस लाइन की ज़रूरत वहाँ पे महसूस की जा रही है। अफसरान के लिए कोई रिहाइशगाह नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई अफसर रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह तुरगर जो एक और इंतहाई दूर दराज का ज़िला है, वहाँ पे 4 थाने बनाने की तजवीज़ दी गई थी, और इसके अलावा पुलिस पोस्टें भी तामीर करने के लिए कहा गया था, और वहाँ पे जो तखमीना लगाया गया है वो 1 अरब 16 करोड़ रुपए है। टोटल इन 4 अजला पे जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 8 अरब 14 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ी रकम है, और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए इतनी बड़ी रकम एक साल में खर्च करना कोई आसान काम नहीं है। और यूँ पे कहा जा सकता है कि अगर हुकूमत अमली तौर पर यह काम करना भी चाहे और अगर ADP में इसको शामिल भी कर दें, तो 1 साल के अंदर इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, और ना ही वहाँ पे 1 साल के अरसे में ये सारे थाने और पुलिस पोस्टें और जो अफसरान के लिए रिहाइशगाहें हैं, पुलिस लाइन हैं, स्पेशल ब्रांच और पुलिस के साथ मलेका जो दीगर इदारे हैं उनके लिए दफातर का क़याम मुमकिन नहीं होगा।
इतनी बड़ी रकम जो है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ADP के लिए निकालना और सिर्फ 4 ज़िलों के लिए निकालना, ये वाकई एक मुश्किल काम है। लेकिन ये ज़हर का घूंट पीना होगा, क्योंकि इससे पहले कि देर हो जाए और वहाँ खुदा न खास्ता अगर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए। बिल्कुल तो फिर मुमताज, हुकूमत के यही लिए बड़ा सवाल मैं मुश्किल हो आपसे जाएगा। करने वाली थी। अगर देखा जाए तो इन इजला की आबादी भी तो लाखों में होगी, तो सिर्फ गिनती के चंद पुलिस एहलकार किसी वाक़े की सूरत में क्या करते हैं फिर? यही सूरत हाल है असल में। जहाँ तक आपने बात की कि वहाँ जब अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कोई पुलिस लाइन मौजूद नहीं, वहाँ पे कोई स्पेशल ब्रांच का ऑफिस मौजूद नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन के दफातर मौजूद नहीं। अक्सर औकात जब कोई जुर्म होता है तो FIR दर्ज करने के लिए थाना ही नहीं होता, वो अपने तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। मकामी सतह पर रिवायती तौर पर जो जिरगे होते हैं उनके ज़रिए फैसले होते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। किसी को अगर सज़ा मिलती है तो जिरगे और आपस में लोकल तौर पे वो बैठ जाते हैं और वो फैसले करते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो निज़ाम है वो अभी तक मौजूद नहीं है। किसी हुकूमत के लिए किसी ज़िले का ऐलान करना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर उसके लिए मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना, वहाँ पे पुलिस और वहाँ पे अदालतें कायम करना, वहाँ पे कचहरियाँ कायम करना, ये एक मुश्किल काम है। अब यही सूरत हाल इन अजला में अमली तौर पर देखी जा रही है और वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जब पैदा होती है, कोई क्राइम होता है, कोई जराइम होते हैं, तो अक्सर लोग थानों में इसलिए नहीं जा सकते कि दूर दराज के पहाड़ों से उतर कर फिर उस दूर दराज के थाने में जाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए अक्सर जो क्राइम्स हैं वो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं और किसी को पता ही नहीं होता कि इन अजला में किन इलाकों में कौन कौन से जराइम ज़्यादा हैं और कौन कौन से जराइम अभी हो रहे हैं। इतनी सीरियस सिचुएशन है कि जिसके ऊपर फौरी तौर पर जो है अमली इक़दाम करने चाहिए, लेकिन हम देखें उसके बावजूद पुलिस थानों की कमी है, नफरी की कमी है। तो पुलिस थानों और दफातर की तामीर के लिए हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्यों संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है उनकी जानिब से? असल में मसला ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आप जो आबादी की बात कर रही थी, लोअर कोहिस्तान की आबादी 2 लाख है। वहाँ 2 लाख आबादी के लिए 2 थाने, ये एक मजाक से कम नहीं है। मतलब 2 लाख आबादी के लिए 4 इंस्पेक्टर और 6 सब इंस्पेक्टर, ये कितना मजाक है। 10 हेड कांस्टेबल 2 लाख आबादी के लिए। लोअर कोहिस्तान की आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा है और अभी जो प्रपोजल दी गई है वो उनसे कहा गया है हुकूमत से कि सिर्फ 193 मजीद स्टाफ अगर बढ़ा दे तो भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। लेकिन इसी तरह कोलाई पालस का जो इलाका है उसकी आबादी 1,95,000 है, वहाँ पे भी सिर्फ चंद मतलब गिन के 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। तो पूरे कोहिस्तान की 1,95,000 आबादी के लिए ये लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? हुकूमत के जहाँ तक इक़दाम का ताल्लुक़ है, हुकूमत जो है 2022 में जिस तरह मैंने कहा 4 अजला में थानों की तामीर के लिए प्रपोजल तो भेजी गई, लेकिन इस प्रपोजल पे अमल दरामद नहीं हुआ। वो एक ख़त भेज देते हैं, कभी एस्टिमेट बनाने का कह देते हैं, एस्टिमेट जब बन जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि वहाँ पे अराजी के हसूल के लिए कोशिश की जाए कि इन थानों की तामीर के लिए कहाँ पे अराजी हासिल की जाए ताकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त होती हैं कि जब किसी स्कीम को ADP का हिस्सा बनाया जाता है तो उसके बाद ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ टाइम गेन करने के लिए ये एक ख़त एक जगह से दूसरी जगह तक भेज दिया जाता है और फिर जब उस पर कुछ नहीं बनता तो दोबारा रिवाइज एस्टिमेट भेजने के लिए कहा जाता है। अब मसला ये है कि लोकल जो वहाँ की पुलिस है वहाँ पे बाज़ ज़िलों में DSP से ऊपर या बल्कि DSP की जो पोस्ट है वो भी मौजूद नहीं। वहाँ जो इनकी ज़रूरत होती है उन इलाकों में पुलिस थानों की, वहाँ पे पुलिस नफरी की, बिल्कुल मुमताज़ लम्हा फिक्रिया है ये कि जहाँ पर हमारे गैर मुल्की लोग आते हैं काम कर, वहीं पर अमन की पासदारी देखने में नहीं आती है। तो मुझे एक छोटा सा जवाब चाहिए आपकी तरफ से। ये बताइए कि अमन की पासदारी के लिए अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो एक ज़िले में कम से कम कितने थाने होने चाहिए? ये तो आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो अपर कोहिस्तान का इलाका है वहाँ पे इन्होंने प्रपोजल दिया है कि कम से कम 3 या 4 थाने बनाए जाएं और इसके अलावा
6 या 7 पुलिस पोस्टें बनाई जाए। इसी तरह से जो दूसरे अजला हैं वहाँ पे भी रकबे के लिहाज से इतनी जो पुलिस पोस्टें हैं और थाने हैं वो बनानी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो इस्टीमेट पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा दाखिला को दिया भी गया है उसे PND डिपार्टमेंट में अभी तक गौर के लिए मंजूरी नहीं किया जा सका है और इसलिए ये ADP का हिस्सा ही नहीं बन सके। जब तक ये ADP का हिस्सा बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो हम हुकूमत से भी यही गुजारिश करेंगे इस प्लेट के थ्रू कि पसमानदा इजला समझ के इन्हें इग्नोर ना किया जाए। ये वो इजला हैं जहां पर CPAC के मंसूबे काम कर रहे हैं और गैर मुल्की आकर काम कर रहे हैं, जिनको अमन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद अहम खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।